आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की। इसे संविधान पर शाह का शंखनाद माना जा रहा है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अपने 1.5 घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हैं, जिसने अनेक तानाशाहों के अहंकार को चूर चूर किया है, उनके गुमान को तोड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज किया और कहा कि मोहब्बत कोई प्रचार की चीज नहीं होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसे बीजेपी कभी संभव नहीं होने देगी। आज अमित शाह पूरी तरीके से अपने पुराने अंदाज में, पुराने तेवर में नजर आ रहे थे और एक तरह से कहें तो अपने भाषण से सदन के अंदर विपक्ष को धराशायी कर डाला। अमित शाह ने इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर शायराना अंदाज में हमला किया। मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान हूं। दुष्यंत कुमार जी की कविता है, मान्यवर इंदिरा जी को समर्पित है। वहीं राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के नारे पर अमित शाह ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा मोहब्बत कोई प्रचार की चीज नहीं होती है। मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मोहब्बत किसी दुकान में नहीं बिकती, यह तंज कांग्रेस के लिए, खासकर राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। अब अमित शाह संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला करते नजर आए और कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए आरक्षण की सीमा 50% को भी बढ़ाना चाह रही है। इसके 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है मान्यवर। संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। यही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और पूछा कि कांग्रेस बताए कि देश में एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते
कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए बताओ भाई। तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। अमित शाह यही नहीं रुके। अमित शाह ने उस बात का भी जवाब दिया जिसमें विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और ये नैरेटिव, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, हर जगह विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र की जड़ें हिलाई जा रही हैं। इसलिए इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, जिन्होंने कई तानाशाहों के अहंकार को चूर चूर किया है। हमारे संविधान के कारण हमारा देश इतना कितना आगे बढ़ा, इसका जनता को एहसास कराएगी। दूसरी ओर हमारे संविधान की मूल भावनाओं के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र के मूल पाताल तक गहरे गए हैं, इसका भी एहसास होता है। और तीसरी ओर यह भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन जब अमित शाह की तरफ से ये वार का सिलसिला चल रहा था, तो कांग्रेस का जवाब आना भी लाजमी था। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनाते हैं। आज होम मिनिस्टर ने जो बात की, ये सत्य से दूर झूठ है इस पर है। और उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। जैसा कि अंबेडकर स्टैचू इसके ज़माने में थोड़ी बनी, बॉम्बे में बिठाया, हमारे कर्नाटक में बिठाया, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने बिठाया। क्या इन्होंने बिठाया? ये सब झूठ है, सारी चीजें झूठ है। संसद जहां से देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, देश के दशा और दिशा तय करने के फैसले लिए जाते हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया गया और एक देश एक चुनाव को लेकर रार मची हुई है। संसद में घमासान जारी है, जिसके बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया, तो कई पार्टियों की आपत्ति दोबारा पेश की गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं संसद की। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में
पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया, सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया। बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया, तो कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को पेश किया गया। विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह बिल संविधान के मूल स्वरूप पर हमला है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिल को जेपीसी के पास भेजने की बात कही और इसके बाद इस पर वोटिंग हुई, जिसके बाद वोटिंग कराने के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या भारत में एक देश एक चुनाव की परिपाटी रही है? क्या देश में कभी एक देश एक चुनाव की परंपरा रही? कभी ऐसा हुआ? तो इसका जवाब हां में है। भारत में एक साथ चुनाव की जो बात हो रही है वो आजादी के बाद पहले 4 चुनाव में देखने को मिला था। देश में 4 चुनाव एक साथ कराए गए, लोकसभा और विधानसभा के 1967 तक। आंकड़े मैं आपको बताता हूं। 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग करते थे। इस दौरान 4 बार 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए। लेकिन साल 1968-69 में कई विधानसभाएं भंग हो गई। वहीं 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद 1971 में ही चुनाव करा लिए गए और तब से टाइमलाइन बिगड़ गई और 1972 के बाद से, या यूं कहे 1971 के बाद से कभी पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए। साल 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस 6 राज्यों में हार गई थी। इन राज्यों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल थे। अलग अलग कारणों के चलते विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। विधानसभा भंग किए जाने की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोप लगने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया। इधर बिहार में 2 साल में 4 मुख्यमंत्री बदले गए। वहीं उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सीएम चंद्रभानु को अपनी सीट बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। एक बार फिर से आपको अर्जुन राम मेघवाल की बाइट सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सरकार कोशिश कर रही है कि यह बिल पास हो जाए जेपीसी में चर्चा के बाद और देश में 2029 या 2034 से
एक देश एक चुनाव की परंपरा शुरू हो। लेकिन विपक्ष इसे सिरे से नकार रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा, क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, साथ ही यह प्रोसेस खर्चीला भी हो जाएगा। और यह भी कहा कि यह संविधान के मूल स्वरूप पर हमला है। आप सुनिए कांग्रेस ने इस पर क्या आपत्ति जाहिर की है। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक एक जुगल है संविधान बदलने का। यानी कांग्रेस अपने उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है। सरकार के हर कदम को संविधान विरोधी बता रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे को भी संविधान विरोध के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ सपा सांसद ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का विरोध किया। उन्होंने सदन में कहा कि बीजेपी तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। पहले तो विपक्ष, उसके बाद कई और चुनौतियां। सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए संशोधन बिल पेश तो कर दिया, जिसे जेपीसी भेज दिया गया है, लेकिन अभी इस बिल को कानून बनने में कई पड़ावों को पार करना होगा। क्या पड़ाव हो सकते हैं वो बताते हैं। लोकसभा में अभी सरकार ने बिल पेश किया है। बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। जेपीसी में भेजने का मकसद सभी पार्टियों में सहमति बने। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से संसद में बिल पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में बिल अगर पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बनेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को पेश करने के लिए जो वोटिंग हुई, उसमें बिल के पक्ष में 263 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198, जिसे लेकर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि सरकार के पास बिल पास कराने के लिए बहुमत है ही नहीं। इसको ऐसे समझिए कि बिल संविधान में संशोधन वाला बिल है। इस लिहाज से इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। 461 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसका 2/3 बहुमत 307 होता है, लेकिन इस बहुमत से करीब 44 वोट कम मिले। अब पेच कहां फंस सकता है? अगर वोटिंग के लिहाज से देखें तो संसद में बिल पास कराने में पेच फंस सकता है। कैसे? आइए डिटेल से समझते हैं। संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। लोकसभा में बात करें तो सभी 543 सांसदों ने वोटिंग की, तब 362 वोट की जरूरत पड़ेगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 की स्ट्रेंथ है। राज्यसभा की बात करें तो सभी मौजूदा सदस्यों की वोटिंग होगी तो 164 वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। इस नंबर गेम से अगर आप देखें तो यह बिल न राज्यसभा से निकलता दिखता है, न लोकसभा से निकलता दिखता है। इसलिए विपक्षी सांसदों का साथ चाहिए और इसलिए बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया, ताकि सभी पार्टियों से सहमति बनाने के बाद इस बिल को पेश किया जाए और इसे पास कराने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल के पीछे सरकार का तर्क क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के फायदे गिनाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ फायदे जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूं। सरकार का कहना है कि बार बार आचार संहिता जो लगती है उससे मुक्ति मिलेगी
और जो देश की तरक्की का कार्य है, देश के विकास का कार्य है, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। बस एक बार चुनाव में जाना होगा। चुनाव खर्च में कटौती आएगी, विकास की रफ्तार बढ़ेगी, प्रशासनिक कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, यानी लोगों को फायदा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन फायदे का सौदा है, जिससे बार बार चुनाव में होने वाले खर्च कम होंगे और राजकोष में बड़ी बचत होगी, यानी कि सरकारी खजाने में। बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी तो विकास कार्य रुकेंगे नहीं, काम तेजी से होंगे। इसके अलावा कई रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की बार बार जो ड्यूटी लगती है वो 5 साल में एक बार ही लगेगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई सवाल भी हैं। इसका दूसरा पहलू भी है जिसे विपक्ष उठा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। अभी दोनों चुनाव अलग अलग एजेंडे पर लड़े जाते हैं। एक साथ वोटिंग होने पर राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में हावी हो सकते हैं, यानी क्षेत्रीय मुद्दे चुनाव से गायब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसका असर क्षेत्रीय पार्टियों पर हो सकता है। और एक बात यह भी कही जा रही है कि ईवीएम पर लगातार पार्टियां सवाल खड़े करते रही हैं, और अगर भविष्य में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो फिर वोटों की गिनती में बहुत लंबा समय हो सकता है, जिससे चुनाव के नतीजों में देरी हो सकती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम से भी चुनाव हुए तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी के मुकाबले ज्यादा वोटिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसके लिए ईवीएम और वीवीपैट खरीदे जाएंगे, जिसके लिए कम से कम 9,284 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मशीनों को 15 साल में बदलना होगा, वो भी काफी खर्चीला माना जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं बैग पॉलिटिक्स की। प्रियंका गांधी वाड्रा जो बैग लेकर चलती हैं इन दिनों, वो लगातार हेडलाइंस बन जाती है, सुर्खियों में आ जाती है। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी लगातार सुर्खियों में। लोकसभा में उनका भाषण हो, फिर फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर उनकी बैग पॉलिटिक्स हो, प्रियंका ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस समय की है जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची। दूसरी तस्वीर आज की जब वो बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हैंडबैग लेकर संसद पहुंची। फिलिस्तीन और बांग्लादेश ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर नजर नहीं आता है। फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर प्रियंका बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण का बोझ उठाए प्रियंका को बांग्लादेश नहीं दिखता। इससे पहले प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के राजदूत से भी मुलाकात की थी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी और बीजेपी इस मुद्दे को फिलहाल हाथ से जाने नहीं देना चाहती।